हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं बता दूं बेटा आपको कि जैसा कि मैंने लॉकडाउन से पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्वेश्चन बास्केट भेजता रहूंगा, और कल ही मैंने क्वेश्चन बास्केट नंबर 3 आपको सेंड कर दी है। एक बात और बता दूं बेटा, क्वेश्चन बास्केट जो मैंने पहली क्वेश्चन बास्केट भेजी थी उसमें 100 क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन बास्केट नंबर 2 थी उसमें 150 क्वेश्चन दिए थे। और इस बार बेटा जो क्वेश्चन बास्केट तीसरी क्वेश्चन बास्केट है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, नए बच्चे जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं क्वेश्चन बास्केट हम आपके लिए लेके आए थे, यानी नीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस का पिटारा। और इस बार जो क्वेश्चन बास्केट नंबर 3 भेजी है बेटा, उसमें 100 क्वेश्चन नहीं ना 150, इस बार क्वेश्चन भेजे हैं 250, यानी कि कुल मिला के आपको 500 क्वेश्चन मिल चुके हैं अब तक। और उम्मीद करते हैं कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे होंगे और सॉल्व करिएगा। इस बार भी टाइम लगेगा, लेकिन बेटा सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझसे पूछिए, मैं उनके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। और अब शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8 में। जो आज का हमारा टॉपिक है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है। तो इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा बता दे कि जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज द इसेंशियल फीचर ऑफ सेल डिवीजन, एंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस each DNA molecule give rise to 2 DNA molecules, and these are identical to each other as well as parents molecule। क्यों, कैसे होता है रेप्लिकेशन? तो एक चीज और बेटा क्लियर कर दे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की 3 हाइपोथेसिस दी गई, जिसमें से पहली है कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दूसरी है डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, और तीसरी जो आपने पूछा है मुझसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो आज हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की। क्या होता है डीएनए में रेप्लिकेशन और उसका क्या तरीका है। तो बेटा एक चीज बता दूं, सबसे पहले देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा है एक नाम, आपको जाना पहचाना नाम लगेगा, ये वाटसन एंड क्रिक, ब्रैकेट पर लिखा है 1953। बता दूं आपको कि इन 1953 वाटसन एंड क्रिक प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए मॉडल। पहले का जो इन्होंने डीएनए मॉडल दिया था उसी आधार पर इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म को प्रस्तुत किया। और डीएनए हेलिकल मॉडल देने के बाद इन्होंने वो नायाब तरीका आपको बताया कि कैसे डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। क्या तरीका बताया? इन्होंने बताया था बेटा कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, और इसका एक हेलिक्स, जो इसके हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और यही जो कॉम्प्लीमेंट्री रूल है, इसी की वजह से जो ये बेस पेयरिंग का रूल आपने पढ़ा होगा ना, इसी कॉम्प्लीमेंट्री रूल, बेस पेयरिंग के रूल की वजह से डीएनए अपनी कॉपी तैयार करने में सक्षम होता है। क्या होता है बेटा, देखते हैं हम कि ये देखिए डीएनए मॉलिक्यूल है, और डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो एक दूसरे पे लिपटे हुए, ऐसे देखिए ना 2 स्ट्रैंड दिखाई दिए, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। सबसे पहले क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ये डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। इनके बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने लगते हैं। और कैसे टूटते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था एक बार कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो ये ब्रेक होते हैं, इसका कारण एक एंजाइम की वजह से होता है। और ये आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि इस एंजाइम का नाम खोजिएगा, पता करिएगा, हो सकता है एग्जाम का क्वेश्चन भी बन जाए। तो क्या हुआ, इस एंजाइम की मदद से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। यानी कि कहने का मतलब जो वाटसन क्रिक ने बताया कि डीएनए का ये जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये टूट जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाते हैं। देखिए मैंने अलग बना रखा है, ये देखिए एक छोटा सा पार्ट लिया है। अब इसमें देखिए एक तरफ लिखा है थाइमीन और एक तरफ लिखा है एडेनिन। थाइमीन अगर है तो किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा। एडेनिन है अगर तो थाइमीन होगा, ग्वानिन होगा तो साइटोसिन होगा, अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। तो इस तरह से इस
पार्ट को लिया हमने। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद देखिए दो ऐसे स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और ये स्ट्रैंड्स अलग हो गए। अलग होने के बाद जैसे ही ये सेपरेट होते हैं तो ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं ये टेम्पलेट लाइक बिहेव करते हैं, एक सांचे की तरह काम करते हैं और इन्हीं सांचे पर नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। यही तो डीएनए का रेप्लिकेशन है। अब डीएनए का रेप्लिकेशन तो समझ में आया, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव कैसे हुआ? देखिए बेटा, इस फिगर को गौर से देखिए। इसमें जो डीएनए का सेपरेशन हुआ स्ट्रैंड्स का और जो नया डीएनए बन रहा होता है, इसमें एक डीएनए जो है यानी आधा डीएनए ये तो पेरेंटल डीएनए है, यानी कि डीएनए जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना है इसका आधा डीएनए एक स्ट्रैंड पेरेंट्स का है और दूसरा नया स्ट्रैंड्स बना है। तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल बने इसमें पेरेंट्स के स्ट्रैंड्स का संरक्षण हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जैसे ही दो थ्योरी आपने पढ़ी थी, कौन सी, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन और डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, उसका कोई एविडेंस नहीं हुआ था, उनको नकार दिया गया था। लेकिन ये जो थ्योरी थी वाटसन क्रिक की, इन्होंने जो प्रपोज किया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन, इसका ये तो एविडेंस नहीं दे पाए, लेकिन इस थ्योरी को नकारा नहीं गया, इस थ्योरी को माना गया। क्यों? क्योंकि दो साइंटिस्ट हमारे पास ऐसे आए, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मेसेल्सन और स्टॉल ने एस्चेरिचिया कोलाई पर प्रयोग करके साबित कर दिखाया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो बेटा आगे हम बात करेंगे कि मेसेल्सन और स्टॉल ने कौन सा प्रयोग जो एस्चेरिचिया कोलाई पर किया, कैसे किया, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेसेल्सन और स्टॉल के प्रयोग में क्या इन्होंने किया बेटा, इन्होंने यूज किया आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन को। और आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन कौन से लिए इन्होंने, N15 और N14। अब N15 क्या है और N14 क्या है? N15 का मतलब बेटा यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन से है और N14 जो है वो नॉर्मल नाइट्रोजन यानी लाइट नाइट्रोजन से। इसका मतलब एक चीज और बता दें बेटा, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है कि जो N15 है वो रेडियो आइसोटोप नहीं है। इसको आप रेडियो एक्टिव नहीं समझें, ये रेडियो आइसोटोप नहीं है। इससे आप केवल N14 से अलग कर सकते हैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग, डेंसिटी के आधार पर इसको हम N14 से अलग कर सकते हैं। फिर इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, अपने प्रयोग में इन्होंने एक एस्चेरिचिया बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई लिया और इस बैक्टीरिया को इन्होंने कल्चर मीडियम में ग्रो किया और जो कल्चर मीडियम था वो N15 वाला था। एक चीज और, ये इस मीडियम में एस्चेरिचिया कोलाई को 17 जनरेशन तक ग्रो करते रहे। बाद में 17 जनरेशन के बाद जब इन्होंने देखा इनको जो बैक्टीरिया मिला वो N15 वाला बैक्टीरिया मिला, यानी कि जो बैक्टीरिया का डीएनए था वो हैवी नाइट्रोजन वाला था। हैवी नाइट्रोजन का मतलब ये इस प्रकार का डीएनए मिला जिसके दोनों स्ट्रैंड्स में N15 और N15 था। फिर क्या किया इन्होंने, इसमें से एक बैक्टीरिया को लिया और उसको एक नॉर्मल मीडियम में ग्रो किया। नॉर्मल कल्चर मीडियम का मतलब N14 वाला। जब N14 वाले कल्चर मीडियम में इस बैक्टीरिया को इन्होंने डाला तो 20 मिनट के बाद देखा, हमें पता है ना कि एस्चेरिचिया कोलाई की जो कॉलोनी होती है आफ्टर 20 मिनट बाद रेप्लिकेट करके अपने आप को दुगना कर लेती है। तो फिर 20 मिनट बाद क्या देखा इन्होंने, जो एक बैक्टीरिया N15 वाला था जिसके दोनों स्ट्रैंड्स N15 थे, हैवी डीएनए वाला था, इसमें जब रेप्लिकेशन हुआ तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जो सामने मिले, ये देखिए दो बैक्टीरिया, तो इसमें क्या देखा इन्होंने, देखा कि कोई भी बैक्टीरिया ऐसा नहीं मिला। दोनों बैक्टीरिया के डीएनए को जब इन्होंने देखा तो उसमें ना तो हैवी डीएनए था ना तो लाइट डीएनए था। मिला क्या इनको, मिले इनके दोनों स्ट्रैंड जो थे वो इंटरमीडिएट डीएनए वाले थे। इंटरमीडिएट डीएनए या इसको हम हाइब्रिड डीएनए कह सकते हैं, यानी एक बैक्टीरिया से ये दो बैक्टीरिया मिले, एक बैक्टीरिया ये और एक बैक्टीरिया ये, जब दोनों स्ट्रैंड इनके देखे गए तो इसमें N14 एक स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड N15 का था। दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को देखा तो उसमें भी एक स्ट्रैंड N14 था, एक स्ट्रैंड N15 था। कहने का मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में मिले इनको वो इंटरमीडिएट डीएनए वाले बैक्टीरिया मिले या हाइब्रिड डीएनए वाले। कभी कभी परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें कितने परसेंटेज हाइब्रिड
डीएनए थे, तो बेटा 2 डीएनए मिले और दोनों डीएनए क्या है, हाइब्रिड है, दोनों जो है इंटरमीडिएट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 100% हाइब्रिड डीएनए वाले बैक्टीरिया मिले। अब क्या किया इन्होंने, यही तो, इसी से तो इन्होंने प्रूव किया कि देखो ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को प्रूफ कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्ट्रैंड है वो पेरेंट का स्ट्रैंड है, कंजर्व हो गया। फिर आफ्टर 40 मिनट अगली जनरेशन की बात करते हैं, सेकेंड जनरेशन में क्या किया, जब इन 2 बैक्टीरिया को इन्होंने मीडियम में रखा तो 2 बैक्टीरिया से 20 मिनट बाद फिर क्या हुआ, 4 बैक्टीरिया बने। और इन 4 बैक्टीरिया में जब देखा इन्होंने तो क्या देखते हैं कि हमको 2 बैक्टीरिया हाइब्रिड मिलते हैं और 2 बैक्टीरिया जो है वो इनके डीएनए के स्ट्रैंड्स लाइट होते हैं, लाइट डीएनए वाले स्ट्रैंड होते हैं। इसका मतलब जो सेकंड जनरेशन थी उसमें अगर आपको रेशियो पूछा जाए तो 1:1 होगा, या अगर इनका परसेंटेज पूछा जाए तो हाइब्रिड और लाइट डीएनए वाले बैक्टीरिया का परसेंटेज 50-50 होगा। 50% हाइब्रिड डीएनए और 50% लाइट डीएनए मिले। इससे भी ये प्रूफ हुआ कि ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि अब आफ्टर 20 मिनट्स यानी 60 मिनट बाद इन 4 से कितने बैक्टीरिया बनेंगे, और उसमें क्या होगा आप कैलकुलेट करिएगा। फिर आफ्टर 20 मिनट यानी 80 मिनट आफ्टर 80 मिनट के बाद कितने बैक्टीरिया बनेंगे, और उसमें डीएनए का क्या परसेंटेज होगा, उसमें कितने लाइट बनेंगे, कितने हैवी बनेंगे, या कितने इंटरमीडिएट टाइप या हाइब्रिड टाइप के डीएनए बनेंगे, ये आप करके देखिएगा। एक चीज बेटा और बता दे, इनको मेसेल्सन और स्टाल को कैसे मालूम पड़ा होगा कि ये भाई कि कल्चर मीडियम में जो बैक्टीरिया बंद हैं इसके जो डीएनए है ये हैवी हैं या लाइट डीएनए है या इंटरमीडिएट या हाइब्रिड डीएनए है। तो इसके लिए इन्होंने बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया। बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन का एक एक्सपेरिमेंट उसका प्रयोग करके इन्होंने पता किया, और इसको आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। इसके लिए इन्होंने एक केमिकल का यूज किया जिसको CaCl एनसीईआरटी में लिखा है, सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल करके ये पता किया। और ये सबसे अच्छा मेथड होता है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि डीएनए लाइट डीएनए है, उसके वजन के अकॉर्डिंग, भार के अकॉर्डिंग वो डीएनए के मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। तो बायोन्ट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टर्म भी याद रखिएगा। ये वैसे तो एम्स के लिए है, लेकिन इस बार हो सकता है नीट 2020 में भी आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है और कैसे इसको मेसेल्सन और स्टाल ने प्रूफ करके दिखाया। एक चीज, ये फिगर आप चाहें तो ड्रा कर ले, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।